हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 10 होगा और जैसे कि आपको पता है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग हम लेकर चल रहे हैं, मींस फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। और यहाँ से एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना भी उठाकर कहीं और से भी उठाता है तो वो भी रिलेटेड यहीं से हो जाते हैं। ये चैप्टर है ही ऐसा कि को रिलेट होता है अदर चैप्टर से भी। और आपको ये भी पता है कि इसके पार्ट हमारे 3 होने वाले थे। एक पार्ट हमारा कल हुआ है, एक पार्ट हमारा आज है और एक पार्ट टुमारो होगा। ठीक है, तो डे 10 में आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमें सपोर्ट के साथ साथ आपकी कॉमर्स कम्युनिटी की भी सपोर्ट है। हमारी कॉमर्स कम्युनिटी डेवलप होगी, स्ट्रोंग होगी, यदि हमारे कॉमर्स के अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे। और टीचर्स अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ाइए, टीचर बढ़ेंगे, टीचर बढ़ाइए, आप स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। आपका, हाँ, अगर कोई नुकसान होता हो सब्सक्राइब करने में तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपका नुकसान नहीं है तो यार इतना तो बनता है। लेकिन आज जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज हम डिस्कस करें पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हम क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन करेंगे बिना रुके हुए। तो उसमें आपको मुझसे पहले उसमें बोल के दिखाना है कि अगर मैं कहता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो वो क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो वो क्या कहता है। क्योंकि ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं बना है जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप जरूर लर्न करें। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फास्ट रिवीजन। तो जैसे फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो आपको जल्दी से लिखना है ये क्या कहता है। जल्दी से बताइए क्या कहता है। ये कहता है, अब मैं बताता हूँ, ये कहता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज disclosure of accounting policies. Accounting policies. Accounting standard 2, valuation of inventory. Valuation of inventory. और आपको इसी तरह से ये याद भी करना है, आपको इसी तरह से ये लिख लिख कर भी देखने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कॉन्टिजेंट एंड इवेंट अकरिंग। कॉन्टिजेंट and contingencies and event events occurring after the balance sheet। 5, 5 क्या कहता है जल्दी से बताइए। नेट प्रॉफिट लॉस। क्या कहता है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है, अब ये मर्ज्ड हो गया है। मर्ज विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब ये 10 में पहुंच गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, जो कि अब नहीं रहा, विड्रॉल हो चुका है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये सभी क्या हैं, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, property, plant and equipment and intangible assets. Accounting standard 11. Sorry. The effect, effect of changes, effect of changes in foreign exchange rate. Accounting standard 12. For अकाउंटिंग, मुझसे पहले आपको बोलना है अकाउंटिंग फॉर। मजा तब आएगा जब हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे और लाइव क्लास चला करेंगे। तेजी से मैं लिखूंगा और तेजी से आप बोला करेंगे। हाँ, तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, अकाउंटिंग फॉर amalgamation. Accounting standard 15, employee benefits, employee benefits. Accounting standard 16, borrowing cost. Accounting standard 17, 17 means segment reporting. Accounting standard 18 means related party disclosure. Disclosure. Accounting standard 19, accounting for leases. Accounting for lease, leases. Accounting for lease या leases. Accounting standard 20, earning per share, earning per share, very important. Earning per share 20, accounting for leases 19. Accounting standard 21, consolidated. Consolidated से याद आया, consolidated, consolidated financial statement, financial statement. Accounting standard 22, accounting for tax income, accounting for tax income. Accounting standard 23, accounting for investment, accounting for investment. Accounting for investment in associated
एसोसिएटेड, एसोसिएट्स या एसोसिएटेड, एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड, एसोसिएटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, discontinuing operation, discontinuing, discontinuing, continuing, operations, operation. Accounting standard 25th, interim financial report, interim, interim financial, financial reporting. Excuse me. Accounting standard 26, intangible asset, intangible assets. Accounting standard 27, financial, financial reporting, financial reporting on interest, interest in joint venture, joint venture. Accounting standard 28, impairment of asset, im, impair, impairment, impairment of assets, impairment of asset. Accounting standard 29, provision, provisions, contingent, contingent liability, contingent liabilities and contingent asset, and contingent assets. Accounting standard 2030, accounting standard 30, 31, 32, ये सभी विड्रॉल कर दिए गए हैं एक्सक्यूज मी बाय ICAI के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए कैसे लगा ये फास्ट रिवीजन। देखिए फास्ट रिवीजन आपके लिए था ये बताने के लिए कि इस तरह से आप AS 21 22 ऐसे लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। तो आशंका क्या, पक्की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप इसको जरूर याद कर ले। फिर कभी ऐसा ही रिवीजन करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एज सस्पेंस अ सस्पेंस अकाउंट इज, उचंत खाता, सस्पेंस अकाउंट आ कॉमोडिटी अकाउंट होता है, एक कॉमोडिटी अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉन कॉमोडिटी अकाउंट होता है, या एक पर्सनल अकाउंट होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ए, आ कॉमोडिटी अकाउंट। मीन्स अगर बात करें सस्पेंस अकाउंट की, ये आपका रियल अकाउंट हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, और आपका नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। नॉमिनल, रियल, पर्सनल कोई सा भी हो सकता है ये, क्योंकि जब आप इसका यूज करते हैं, सस्पेंस कब आता है, जब आप क्लियर कोई नाम ना दे पाए तो आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका आ कॉमोडिटी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the gross profit rates is 25% on sale and cost of goods sold is 1 lakh, cost of goods sold दी हुई है, cost of goods sold है आपकी 1 lakh, और यहाँ पर कहा ग्रोस प्रॉफिट 25%, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 25%, किसका, ऑन सेल, ऑन
सेल सेल का। और कह रहे हैं देन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको जीपी दिया हुआ है, जीपी को कह रहा है कि सेल का इतना है, तो आप क्या करेंगे, इस जीपी को आप ऐसे कर सकते हैं, और या क्या कर सकते हैं आप, 25/100 परसेंट हटा दिया ऑन सेल। केवल क्या किया मैंने, परसेंट हटाया है, तो 25 से इसको कट करेंगे, 25 × 25, 25 4 जा, तो ये आ गया आपका 1/4, 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन सेल। अब ये सेल का दिया हुआ है, आपको कॉस्ट का बनाना है, क्योंकि आपको गिवन क्या है, कॉस्ट। तो सिंपल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि सेल का जो होता है वो बड़ा होता है और कॉस्ट का जो होता है वो छोटा होता है। तो आपको ये 1/4 दिया हुआ है सेल का, तो कॉस्ट का क्या होगा, 1/3। तो आप क्या कर देंगे, 1/3, 1/3 ऑन कॉस्ट बन जाएगा। अब ये 1/3 क्या हो गया, ऑन कॉस्ट, या क्या कह सकते हो आप, या इसको 1/3 कह सकते हो। और अगर आपको 1/2 दिया हुआ है कॉस्ट का, तो सेल का कितना होगा, 1/3। अगर आपको 1/5 दिया हुआ है कॉस्ट का, तो सेल का क्या होगा, 1/6। मतलब एक ज्यादा कर देते हैं सेल के लिए। अब अब आप ग्रोस प्रॉफिट, ये तो आ गया रेशो में। देखिए हमने बस क्या किया है, फ्रैक्शन में बदला है, परसेंट से फ्रैक्शन बना लिया है। अब हमें कह रहा है कि 1/3 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट क्वेश्चन में दी है आपकी 1 लाख। अब आप 1 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका कितना आएगा, 33,333। तो सही क्या होगा आपका, ग्रोस प्रॉफिट होगा, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट होगा आपका डी, 33,333, 33,03,300। ये टीजीटी पीजीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये जेआरएफ में भी पूछा गया था क्वेश्चन नेट में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर से ही लिया हुआ है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट आपका अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज, देखिए ये उस इनकम की बात कर रहा है जो आपने अर्न नहीं की, आपको इनकम अर्न नहीं हुई। जैसे आप ए हो, आप बेचते हैं, मान लेते हैं आप पेन बनाकर पेन को बेचते हैं, लेकिन कोई पेंसिल वाला भी मिल गया आपको, और पेंसिल वाला भी कहने लगा आपसे कि मेरा माल बिकवा दो, मैं आपको कमीशन दूंगा। आपने क्या काम किया, उसका माल नहीं बिकवाया, आपने कहा पहले कमीशन दो। तो आपने पहले ही उससे कमीशन ले लिया, कितना, 10,000 रुपए का कमीशन ले लिया, लेकिन क्या आपने कमीशन कमा लिया, नहीं कमाया। तो ये इसको बोलते हैं अन अर्न, अर्न नहीं की, अनार्जित आय। तो ये आपके लिए क्या है, आपके बिजनेस के ऊपर ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाइबिलिटी। तगादा है, क्लेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, इनिशियल स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 15,000, परचेज दिया हुआ है आपको 95,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 29,000, ग्रोस प्रॉफिट है आपका 10%, और ग्रोस प्रॉफिट 10% है सेल का। तो कह रहा अमाउंट ऑफ सेल विल बी, तो सेल का अमाउंट कितना होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब किसकी बातें हो रही हैं, ये होता है कॉस्ट, कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह दीजिए या कॉस्ट कह दीजिए। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप निकालते हो, पहले लिखते हो आप परचेज, पहले क्या लिखते हो आप, सॉरी सबसे पहले आप लिखते हो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं परचेज, तो परचेज ऐड करेंगे, और ऐड करते हैं आप इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यदि क्वेश्चन में दिए हुए हो तो, अदरवाइज नहीं करते, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है आपका, किसका, कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपको, 15,000 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, प्लस परचेज कितना दिया हुआ है आपको, 95,000, 95,000 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिए हुए हैं, जीरो, कुछ नहीं दिए हुए हैं। तो प्लस, सॉरी माइनस, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपको, 29,000। आप कहेंगे अब हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, बताता हूँ, अभी समझ में आएगा। मुझे एक्सपीरियंस है काफी साल का, मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, आज आप देख लोगे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा।
आपके माइंड में चलने लगेगा कि जब यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है सेल का 10% और सेल का कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको तो कॉस्ट का भी तो बना सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा, उससे हमारी सेल आसानी से निकल जाएगी। तो अब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1,05,000, इसको देंगे 1,10,000 और 20 माइनस कर देंगे 29, तो ये आपका आ जाएगा 110 माइनस 29, तो ये आएगा आपका 81,000। तो अब आपको पता चल गया कि कॉस्ट क्या है, आपकी जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एस होगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 81,000। ठीक है, अब आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है। और ग्रोस प्रॉफिट का मैंने आपको तरीका बताया, देखिए यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, ग्रोस प्रॉफिट कह रहा है 10% ऑफ सेल्स, सेल्स का 10%, इसको आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं, 10/100 भी कर सकते हैं, इसे फ्रैक्शन में बना सकते हैं, क्या है ऑफ, ऑफ या ऑन कह दो सेल। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करते हैं, 1 जा और 10 जा, यानी कि ये आ गया आपका 1/10 ऑफ सेल। अब आपको क्या सेल दिया हुआ है, नहीं, मैंने आपको बताया कि अगर आपका सेल का प्रॉफिट दिया हो और आपको बनाना हो कॉस्ट का, तो आप नीचे कम कर दीजिए डिनोमिनेटर में, हर में, तो आप 1/9 कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, ग्रोस प्रॉफिट 1/9 ऑफ, अब की बार आ जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट का, कॉस्ट का 119, मैंने कम कर दिया ना एक, और सेल की जगह क्या लिख दिया, कॉस्ट। अब आप देख लीजिए आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी आपकी इंटू, ऑफ की जगह इंटू, और कॉस्ट कितनी थी 81,000, तो 81,000 यहाँ पर लिख दिया आपने, 81,000, एक जीरो एक्स्ट्रा है, इसको हटा लेते हैं, तो कॉस्ट होगी आपकी 81,000, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 जा, तो इट मीन्स आपका कितना आ गया 9। अब आप देखिए कोई चीज आप कितने में कितने में बनी, देखो सेल कैसे निकालोगे आप, भाई सेल्स कैसे निकालते हो आप, भाई कितने की तो कोई चीज आपकी बनी, कॉस्ट प्लस उस पर ग्रोस प्रॉफिट कितना ले रहे हो। तो अब आप देखिए, आप जो कॉस्ट कितने की है 81 की, तो कोई चीज बनकर तैयार हुई, प्लस ग्रोस प्रॉफिट कितना लेना है उस पर 9,000 ग्रोस प्रॉफिट लेना है, तो कितने में बेचोगे उसे, उसे बेचोगे आप 90,000 में, किस में बेचोगे 90,000 में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका डी, 90,000। तो सेल कितने की आ गई, यही पूछा था ना, अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, अमाउंट कितना होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा भी जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अयोध्या, ऑफ अयोध्या, किसी व्यवसाय प्रस्थान में अयोध्या, अच्छा अयोध्या डेप्ट रिजर्व, अयोध्या, ये भी पगला गए हैं क्या, हमारी टीम भी पगला गई है, एसोध्या डेप्ट, ये है आपका बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट रिजर्व इन अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इज 5,000। ठीक है, बैड डेप्ट रिजर्व है ये, जिसको बीडीआर भी हम बोल देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स कितना दिया हुआ है आपको, ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है आपको 5,000। टोटल सेल्स जो हुई है वो है आपकी 6 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख इज कैश, जो 6 लाख रुपए का आपने माल बेचा उसमें से 1 लाख तो आपने नगद बेच दिया, बचा आपका 5 लाख, तो 5 लाख आपने उधार बेचा है। कह रहे हैं आप प्रोविजन ऑफ 1% इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर्स, तो आपको डेटर्स पे प्रोविजन भी बनाना है, कितना 1%, आपको लगता है कि पैसा डूब सकता है 1%, तो कह रहे द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द रिगार्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल आप कितना दिखाएंगे। तो देखिए आपको पता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसको शो करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और क्या क्या शो करते हैं, हम इसमें बनाते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लिखते हैं हम लिखते हैं बैड डेब्ट, क्या लिखते हैं, बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट ये कौन सा होता है, ओपनिंग पिछले साल वाला, क्या यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, खाली छोड़ देते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इसमें ऐड क्या कर देते हैं हम, फर्दर बैड डेब्ट, क्या ऐड कर देते हैं, फर्दर बैड डेब्ट, जो कोई और भी पैसा डूब गया है,
उसको क्या कहते हैं, फर्दर बैड डेब्ट। तो यहाँ पर फर्दर बैड डेब्ट कितना है, फर्दर बैड डेब्ट भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको भी खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, फिर आप ऐड करते हो इसमें न्यू प्रोविजन। क्या ऐड करते हो, न्यू प्रोविजन। ठीक है, और माइनस कर देते हो, माइनस क्या कर देते हो, ओल्ड प्रोविजन, जो आपने पहला प्रोविजन बना रखा था। कितना था ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन आपको दिया हुआ है 5,000 का, आपने प्रोविजन बनाया हुआ है। अब नया प्रोविजन क्या होगा उसको समझते हैं, नया प्रोविजन कैसे बनाएंगे। देखिए आपकी जो सेल दी हुई है यहाँ पर, सेल दी हुई है आपकी 6 लाख। ठीक है, 6 लाख में से आप इसमें से माइनस कर देंगे जो आपकी कैश सेल है, जो आपकी कैश सेल हुई है कितने की, 1 लाख रुपीज की। तो 1 लाख रुपीज की जब कैश सेल कम कर देंगे, कितने की बची सेल, 5 लाख। अब ये जो 5 लाख के आपके डेटर्स है, आपको लग रहा है कि इसका हो सकता है 1% पैसा ना दे, और 5 लाख का 1% कितना होगा, 5,000। तो आप कह रहे हैं कि 5,000 नया प्रोविजन बना लीजिए। तो नया प्रोविजन कितना है, 5,000। तो नया प्रोविजन कितना होगा, 5,000। ठीक है, अब नया प्रोविजन 5,000, ओल्ड कितना, 5,000। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, नील, कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नील आ रहा है तो आपको नील ही रखना लिखना है। आप इसका सीक्वेंस याद रखें, आप क्या कर सकते हैं, बैड डेफ्ट लिखेंगे जो भी दिए हुए हैं, उसके बाद फर्दर बैड डेफ्ट ऐड करेंगे, ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा आता है, तो आप उसको क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन को इधर शो कर देते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बैलेंस शीट अ कंपनी, इन द बैलेंस शीट अ कंपनी अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शो अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, आप उसको कहां पर शो करते हैं, क्या रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, मिसलिनियस आइटम्स में शो करते हैं, करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं, या प्रोविजन में शो करते हैं। तो देखिए ये अदर करंट लाइबिलिटी बन जाता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ अदर करंट नहीं है, करंट है, तो आप कहाँ दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में इसको आपको शो करना है कि करंट लाइबिलिटी में इसको दिखाते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड, डिविडेंड जो अभी शेयर होल्डर ने क्लेम्ड नहीं किया है लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटस्टैंडिंग कॉल्स आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अदत्त मांगे, जो अदत्त मांगे हैं उनको आप क्या करते हैं कंपनी में, एडिंग टू द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, डिडक्टिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से डिडक्ट कर देते हैं, या आपका अंडर द हेड ऑफ द करंट एसेट, आप करंट एसेट में इनको दिखाते हैं, या आप इनको, या इनको अंडर द हेड ऑफ द करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी कहाँ शो करते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, बात हो रही है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो एक तो आपकी उसमें इशूड कैपिटल होती है। ठीक है, और उसमें से जो पैसा आ रहा है, जो मांग लिया, उसमें से जो पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं दे रहा, उसको कॉल इन एरियर्स कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, आउटस्टैंडिंग कॉल्स, मतलब जो पैसा नहीं मिला है। तो आप उसको क्या करते हैं, डिडक्टेड कर देते हैं शेयर कैपिटल से। ठीक है, जो जो कोल्ड अप मांगी गई शेयर होते हैं, उससे जो कोल्ड अप कैपिटल है जो आपने मांग चुके हैं, उसमें से आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। किसको, आउटस्टैंडिंग कॉल। आउटस्टैंडिंग क्या है, कॉल्स इन एरियर, ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, कॉल इन एरियर्स का दूसरा नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम करा रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक को कहिए एम, परचेज को एन, क्लोजिंग स्टॉक को ओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पी। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर कह रहा है कि बताइए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ आपको जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं, क्या ये कॉस्ट के नजर आ रहे हैं, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या है ये, कॉस्ट ऑफ गुड, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे बनाते हैं हम इसको, जो ओपनिंग स्टॉक पहले लिख देते हैं, प्लस परचेज करते हैं, माइनस इसमें से क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए इन्होंने कैसे कैसे लिखा हुआ है। देखिए ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पी कहा गया है।
तो पी इधर लिख देते हैं इजिकल टू पी इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक एम, एम प्लस पी परचेज, परचेज को क्या कहा गया है एन, एम एन, माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहा गया है, क्लोजिंग स्टॉक को कहा गया है आपका ओ। तो ये बन जाएगा आपका, इस तरह से इक्वेशन बन गई। कुछ बचा तो नहीं है, दोबारा चेक कर लो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सोल्ड, ये आपका हिंदी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आप चेक कर लीजिए, कह रहे हैं एम माइनस एन, एम माइनस एन और उधर ओपी। भाई देखिए ओपी बिल्कुल गलत है, यहाँ एम एन माइनस करा रहे हैं। भाई अगर हम एन को यहीं छोड़ते हैं तो उधर जाकर पी में ऐड होना चाहिए हो, ऐसा नहीं है, तो पहली तो गलत हो गई यहाँ पर। पहली जो इक्वेशन है वो तो गलत हो गई आपकी। दूसरी देखते हैं, एम माइनस ओ, एम माइनस ओ, देखो ये रहा एम और ओ, तो एम ओ तो हो गया, और उधर भाई अगर हम इसमें लिख दें एम माइनस ओ, दूसरी में यही तो कह रहे हैं एम माइनस ओ, तो उधर क्या बचेगा, पी माइनस ओ होगा, नहीं, ये ओ उधर जाकर क्या होगा, प्लस होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरा देखते हैं एम माइनस ओ, तो एम माइनस ओ, अगर हम, ये तो प्लस में आ रहा है यहाँ पर एम माइनस ओ, एम माइनस और उधर पी माइनस एन, एन उधर जाके पी में माइनस हो सकता है, तो देखो ये क्या बन सकता है। देखिए इसको देखिए 30 को, थर्ड को, थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपका एम है, अगर यहाँ से एन को उधर पहुंचा दें पी की तरफ तो क्या बन जाएगा, पी माइनस एन, और इधर क्या बचा, एम माइनस ओ बचा, एम माइनस ओ बचा। तो देखिए यहाँ सही आ रहा ना ये, पी माइनस एन बराबर होता है एम माइनस ओ के, तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, पी एम, तो पी एम, पी माइनस एम हो सकता है उधर जाकर माइनस, तो क्या एन के साथ ये प्लस में हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको डेली इंक्लूड कर रहा हूं, आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे एचपीएससी ने भी यहां से क्वेश्चन इसी तरह के पूछे हुए हैं, इसलिए मैं डेली इनको इंक्लूड करके चल रहा हूं कि आप हैबिचुअल हो जाएं। कह रहे हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक बात है, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। द पीरियड फॉर विच इट हैज बीन पेड हैज नॉट एक्सपायर, जिस पीरियड के लिए ये पेड किए जाते हैं वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि भाई मान लेते हैं ये ईयर चल रहा है 2024, लेकिन आपने जो एक्सपेंसेस पेड किए हैं वो पेड किए हैं 2025 के लिए, तो क्या ये एक्सपायर हो गया है पीरियड, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों ही सही है, असर्शन भी और रीजन भी, और आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी 21,000 ड्यूरिंग द ईयर, ओनर कंट्रीब्यूट 6,000 एंड विड्रॉल 4,000, नेट इनकम ऑफ द फर्म इज 8,000, ओनर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की ये इक्विटी पूछ रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम को कैसे फाइंड करते हैं आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से आप माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर इनकम आपको दिया गया है, यहाँ पर कितनी दी हुई है इनकम, इनकम फॉर द फर्म 8,000, तो यहाँ लिख देते हैं 8,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब फर्म की क्लोजिंग कैपिटल देखिए, देखिए क्लोजिंग बैलेंस ओनर इक्विटी 21,000, ये कितना है, 21,000 आपको दिया हुआ है ओनर इक्विटी, और पूछ रहे हैं ओपनिंग कैपिटल कितना है, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल पूछा है तो इसको हम नहीं निकाल सकते ओपनिंग कैपिटल, तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपका 21,000 है, ये जो है, तो इसके साथ आपको अभी ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले को ना यूज करके आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे आगे इसमें साथ ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो ड्राइंग को क्या कर लेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे, ड्राइंग क्या कर लेंगे आप, ऐड कर लेंगे, और माइनस अगर एडिशनल कैपिटल भी है
तो एडिशनल कैपिटल को भी आप माइनस कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखिए प्रॉफिट कितना है 8000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है 21000 माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही तो पूछा है, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्राइंग कहा है कि 4000 आपका ड्राइंग है, माइनस एडिशनल कैपिटल कह रहे हैं ईयर ड्यूरिंग द ईयर ओनर्स कंट्रीब्यूट 6000, 6000 और लगाए गए हैं, तो इसको भी आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला ठीक तो था लेकिन थोड़ा सा लंबा करके लिखना था। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इधर क्या है आपका 8000, यहाँ पर 21 और ऐड करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, 19,000 और माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ये 19,000 उधर जाकर क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। तो जब 19,000 माइनस करोगे 8,000 से तो कितना बचेगा आपका 11,000, क्या बचेगा उधर 11,000, वो भी किसका माइनस का। इधर क्या है माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका फाइनली बचेगा ओपनिंग कैपिटल 11,000। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी 11,000। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइक तो बनता है। आगे चलते हैं। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड फाउंड अकाउंट और डीडीआर इज ट्रांसफर टू, ये निक्षेप निधि कह लीजिए या डीडीआर स्थानांतरित होता है, इसमें किस में स्थानांतरित करते हो आप इसको, जो आपका डीडीआर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो या आप इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो या आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करते हो या नन ऑफ द अबव। तो जब आप डिबेंचर को रिडीम कर देते हैं मतलब डिबेंचर का पैसा वापस दे देते हैं, तो उस समय जो डीडीआर आपने बनाया था उसमें पैसा फिर बच जाता है, तो आप उसको कहाँ पर पहुंचाते हैं, आप उसको पहुंचा देते हैं जर्नल रिजर्व में। तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं आप जर्नल रिजर्व अकाउंट में। तो सही ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाइए, तो ये कहता है आपका कंजर्वेटिज्म, या इसका दूसरा नाम क्या होता है प्रूडेंस। ये कहता है रूढ़िवादी अवधारणा कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप प्रोविजन करके चलिए लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए कोई भी प्रोविजन मत कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 60,000, stock balance goods at the beginning and at the end 12,000 and 9,000, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस रेस्पेक्टिवली अलग अलग दे दिए हैं दोनों। एंड ग्रोस प्रॉफिट वॉज 1/5 ऑफ द सेल्स, देखिए पहले यहाँ ग्रोस प्रॉफिट की ही बात करते हैं फिर दोबारा से वही दिया है 1/5 ऑन सेल्स, तो कह रहे हैं द ग्रोस प्रॉफिट विल भी, तो बताइए ग्रोस प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट ही फाइंड कीजिए आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक, कैसे करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक, इसमें आप ऐड करेंगे परचेज। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ओपनिंग स्टॉक या मैं करा दूंगा बार बार इसके जैसे क्वेश्चन करके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्लस अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो प्लस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है इस तरह से। तो देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक क्या दिया है, यहाँ पर कह रहे हैं स्टॉक बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एंड 12,000, तो 12,000 क्या दिया हुआ आपको 12,000 यहाँ पर दिया हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक। ऐड कर लेते हैं परचेज, तो परचेज क्वेश्चन में परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, तो ये दिया हुआ है आपको 60,000, आप यहाँ पर लिख देंगे। प्लस क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस की क्या यहाँ बात की गई है, वेजेस मटेरियल कुछ बात की है नहीं की, तो ये कितना है आपका जीरो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 9,000, दोनों एक साथ दिए हुए थे 9,000। अब आप इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा आपका 12 और 60 72, 72 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 63, 63,000। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कह रहे हैं 1/5, और किसका, सेल का। तो कह रहे हैं 1/5 ऑन सेल। अब हमारे पास सेल है नहीं, लेकिन मैंने बताया ना कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सेल का ज्यादा होता है और नीचे मतलब डिनोमिनेटर, वैसे तो 1/5 कम होता है, 1/4 ज्यादा होता है, लेकिन मैं नीचे कह रहा हूँ आपका डिनोमिनेटर जो होता है सेल का ज्यादा होता है और आपका कॉस्ट का कम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप यूं भी लिख सकते हो 1/4 ऑन कॉस्ट। आपने सेल की जगह क्या लिख दिया, ऑन कॉस्ट, और यहाँ नीचे कम भी कर दिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर देखें कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो 1/4 ऑन इंटू, और कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दी है, 63,000। कॉस्ट कितनी दी है आपकी, 63,000, डिवाइड कर दी। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे 63 का हाफ कर लीजिए आपका, फिर उसका आप हाफ करेंगे तो 1575। तो ये आ जाएगा आपका 15,750, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार दे सकते हैं, और लाइक तो बनता है इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, आपको पता होगा। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और आपका बैलेंस शीट होती है। कैश बुक की वहां कोई जगह नहीं होती है फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग P&L अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी होता है पार्टनरशिप में, और आपका बैलेंस शीट होती है, लेकिन आपका कैश बुक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट नहीं, ट्रायल बैलेंस, शेष परीक्षण पत्र, यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्यों बनाते हो भाई इसको, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कैश ट्रांजैक्शन, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या आप उसको देखने के लिए बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कि आपकी जो अमाउंट में कमी तो नहीं है, तो वो होता है आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने साल में डिपॉजिट की है इसलिए बनाया जाता है, या आपका टू फाइंड आउट द विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, या साल में कितना पैसा निकाला है उसके लिए बनाया जाता है, या टू फाइंड आउट द एक्चुअल बैलेंस, या बैलेंस एक्चुअल कितना है उसको फाइंड करने के लिए, या टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, आप देखना चाहते हैं अगर आपकी कैश बुक में और पासबुक में दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो इनको दूर करने के लिए, करेक्ट बैलेंस देखने के लिए, एक्चुअल बैलेंस देखने के लिए आप VRS बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इससे क्या होता है, एक्चुअल में आपको पता चल जाता है कि बैंक में बैलेंस कितना है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का तुलन पत्र दिखाता है। तो कह रहे हैं होल ईयर, पूरे वर्ष के लिए बनाया जाता है बैलेंस शीट, या फॉर द डे ऑन विच इज प्रिपेयर्ड, या जिस दिन आप इसको तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए उस दिन का दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन, या एक महीने की दिखाता है, या एक वीक की। देखिए आप ये देखिए, अगर आप 31 मार्च को बना रहे हैं अपनी बैलेंस शीट, तो इसी दिन ये दिखाता है कि बिजनेस में कितनी एसेट है और बिजनेस में कितनी लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस की पोजीशन क्या है जिस दिन बना रहे हैं उसी डेट को। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन होगा फॉर द डे ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, जिस दिन ये तैयार किया जाता है उस दिन के लिए बैलेंस शीट बताता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ हैड गुडविल बिल्डिंग एंड ट्रेडमार्क्स बी शो इन द बैलेंस शीट। तो आप गुडविल को, बिल्डिंग्स को, इनको कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, फिक्स एसेट में, करंट एसेट में, लोन में, या इन्वेस्टमेंट में। तो ये क्या होती हैं आपकी, फिक्स एसेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंडर विच हेड विल द प्रपोज डिविडेंड टू बी सो। प्रपोज डिविडेंड किस कहाँ पर दिखाया जाता है? करंट लाइबिलिटी में, या प्रोविजंस में, या रिलीवेंट में, या रिजर्व एंड सरप्लस में? तो देखिए, प्रपोज डिविडेंड जो होता है आपकी, इसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मानते हैं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है जब आपकी एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो उसमें शेयर होल्डर कह सकते हैं कि जी एक काम कीजिए, जो आपने प्रपोज किया हुआ है डिविडेंड उसको कम कर लीजिए। तो वो कम भी हो सकता है, अमाउंट नहीं पता उसका, या मना भी कर सकते हैं लेने से। ऐसा भी हो सकता है, बढ़ा तो नहीं सकते, ये तो कहने की बात है कि बढ़ा देते हैं। हाँ, तो अभी कुछ नहीं पता, तो उसको कहाँ लिखेंगे? प्रासंगिक मतलब रिलीवेंट में लिखेंगे। बैलेंस शीट के बाहर इसको शो कर देते हैं, किसमें? नोट टू अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आर क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जो दिखाए जाते हैं लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं, बात सही कह रहा है। कह रहे हैं लाइबिलिटी अकाउंट्स हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ये क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच हेड ऑफ द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कंपनी विल अनक्लेम्ड डिविडेंड। दोबारा से ये क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और फिर आया है। ये या तो आपका किस में होगा? किसको बात करें? अनक्लेम्ड डिविडेंड, जिसका भी क्लेम हुआ ही नहीं है, तो पता भी नहीं है क्लेम्ड होगा या नहीं होगा, तो इसको भी किस में रखेंगे? आपकी, तो यहाँ पर जो इसका आंसर माना था, वो आंसर माना था करंट लाइबिलिटी। लेकिन जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है वो सही, तो आपको जिसको क्लेम हुआ नहीं है, क्लेम होगा भी नहीं होगा, लाइबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आता है। लेकिन इसका आंसर जो माना गया है वो करंट लाइबिलिटी माना गया है, क्योंकि ये क्या है? ये भी एक लाइबिलिटी है जो आपको एक साल में ही वापस देनी है। तो आप इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? करंट लाइबिलिटी ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिलीवेटेड बाय द बैलेंस शीट। निम्न में से कौन सा एक शेष परीक्षण पत्र द्वारा उद्धृत नहीं होगा? एरर ऑफ द पोस्टिंग अमाउंट इन द लेजर, रॉन्ग टोटल ऑफ अ लेजर, अंडरस्टैंड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलीवेंटेड बाय द बैलेंस शीट। तो कंपनसेटिंग एरर यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर शेष शेष परीक्षण पत्र, यहाँ पर शेष परीक्षण पत्र जो कहा गया है वो कहा गया है आपका बैलेंस शीट नहीं, ये है आपका ट्रायल बैलेंस। क्या है ये? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की यहाँ बात हो रही है, तो बताइए ट्रायल बैलेंस में कौन सी गलती नहीं पता चलती है? किसका पता नहीं चलता? पोस्टिंग अमाउंट इन द लेजर। लेजर में अगर आपने गलत पोस्टिंग करी, इससे तो पता चल जाएगा इसका, क्योंकि डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कोई सी तो कम आएगी ही। रॉन्ग टोटल आपने लेजर में कर दिया, उसका भी पता चल जाएगा। अंडर स्टेटमेंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज, आपने ग्रोस प्रॉफिट कम कर दिया, उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन जो कंपनसेटिंग एरर है उनका पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी एरर होती है, जो गलती आज हुई है, आज डेबिट में आपने 1,000 रुपये कम लिख दिए, लेकिन कल जो डेबिट में आप 1,000 रुपये और ज्यादा लिख दोगे, लिख जहां पर लिखने थे 2,000 आपने 3,000 लिख दिए, तो आज की भी पूर्ति हो जाएगी, आज की गलती कल दूर हो जाएगी। तो ये होती है कंपनसेटिंग एरर। तो ये इसका पता नहीं चलता है ट्रायल बैलेंस में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है कॉलम से। देखिए, कैश बुक डेबिट बैलेंस होता है, और अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस किसका? कैश बुक का, तो ये क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है। क्या है ये? फेवरेबल बैलेंस होता है। पासबुक का डेबिट बैलेंस नहीं, ये क्या होता है? ये फेवरेबल नहीं होता, ये ओवरड्राफ्ट दिखाता है। ये क्या दिखाता है आपका? ओवरड्राफ्ट दिखाता है कि आपके ऊपर कर्जा है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको वो क्या करता है? पासबुक में डेबिट करता है। और इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, बैंक जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, उसको क्रेडिट करता है पासबुक में। ये बातें आपको याद रखनी है, जनरल लाइफ में भी काम आने की चीजें हैं। तो अब आप इसको मैच कर लीजिए। देखिए, ए का आपका 2 देख लीजिए कहाँ है, ये रहा, फर्स्ट में ही आ रहा है। और बी का फर्स्ट ये रहा, और सी का, आपका सी का थर्ड सही है, डी का फोर्थ सही है। तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड 20,000, कॉस्ट गुड सोल्ड की 20,000 दी है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 दिया हुआ है, सेल आपका 10,000 है, और आपका डिटरमाइन द कह रहा है कि आप बताइए सेल ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ डेटा। आपको सेल बताना है, कॉस्ट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 है, सेल्स रिटर्न है आपका 10,000। तो देखिए, आपको कॉस्ट दिया हुआ है गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
कोस्ट दिया हुआ है, कोस्ट। ठीक है, कोस्ट में आप क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तब आती है आपकी सेल। तब क्या आती है, आपकी सेल आती है। और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि बताइए सेल बताइए कितनी है, तो कॉस्ट कितनी दी हुई है, वो कह रहा 20,000 रुपये का कोई माल आपने बनाया, प्लस ग्रोस प्रॉफिट उसको आपका 5,000 का आपने ग्रोस प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब बताइए सेल कितनी है, तो सेल कितनी है आपकी, सेल कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सेल आ रही है आपकी 25,000। सेल कितनी आ रही है, 25,000। लेकिन इस 25,000 में उसने ये भी तो कहा है कि इसमें से विक्रय वापसी, मतलब वापस भी आया है माल। तो नेट सेल पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है आप बिक्री बताइए, बिक्री कितनी होगी, तो देखिए ये तो आ गई सेल, सेल तो ये आ गई, लेकिन नेट सेल क्या होगी, इसमें से जो सेल वापसी हुई है, जो विक्रय वापसी हुई है, मतलब जो माल बेचा वो वापस आ गया, वो कितना है आपका 10,000। तो 10,000 माइनस करोगे तो वो बचेगा आपका 15,000। तो सही आंसर क्या होगा आपका 15,000। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट इज 25% ऑन द सेलिंग, ऑन द सेलिंग प्राइस, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट विल बी। तो देखिए अब आप खुद ही देख लीजिए, ये बिल्कुल मेरे उसी पर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 25%, तो मेरी शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा। ये किसका दिया हुआ है, ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेल का। मैंने आपसे कहा है आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100, 25 वन जा 25, 24 जा 1/4 ऑन सेल। अब ये सेल का दिया हुआ है, इसको किसका बनाना है, हमें हमें बनाना है इसको कॉस्ट का। ठीक है, तो कॉस्ट के में क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का हो जाएगा 1/3। तो कॉस्ट का क्या होगा 1/3, बस इसी को पूछ रहा था। लेकिन किस में आंसर आ रहा है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत किसी का भी बनाना हो तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 33.33%। तो ऑप्शन क्या है आपका डी, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड डिडक्शन ऑफ द बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती। आपने क्या किया है, आपने, आपके पास एक बिल था 1,000 का। ठीक है, आपने उसको बैंक से भुना लिया, तो उस पर जो आपने कटौती दी है वो आपके लिए क्या है, एक इनकम है, लाइबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, या इनकम इन एरर है। तो देखिए ये जो है आपको, आपने, ठीक है मान लेते हैं आप कौन है, आप ए हैं, बी ने आपको कोई ये स्वीकृति दी थी 1,000 के बिल पर, क्योंकि आपने ए को माल, बी को माल बेचा होगा। तो बी ने कहा था मैं आपको 1,000 रुपये 2 महीने बाद दे दूंगा, पैसे की आपको आज ही जरूरत है। आपने क्या किया, 1,000 रुपये बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि आप मुझे 1,000 की जगह 900 रुपये दे दो, 100 रुपये की आप कटौती कर लो, और मुझे पैसा आज ही चाहिए। आज आपको 900 रुपये मिल गए। अब बैंक 1,000 रुपये किससे लेगा, बी से लेगा। तो ये आपके लिए ये जो कटौती हुई है 100 रुपये की, अभी, तो अभी बिल अभी पूरा नहीं हुआ है टाइम, तो आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होगी एक लाइबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि वो पैसा ना दे। अगर पैसा नहीं दिया तो ये आपको पूरे बैंक को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये भी आपके लिए क्या बन जाएगी, एक लाइबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बताती है, एक मंथ को बताती है, एक ईयर को बताती है, 6 महीने का बताती है। ये पोजीशन दिखाती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन पोजीशन कब को दिखाती है, कब दिखाती है, किसी भी डेट को, जिस डेट में बैलेंस शीट बनाई जाती है उसी डेट को ये पोजीशन दिखाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट 50% कहा है सेल का, तो बताइए परसेंट प्रॉफिट कॉस्ट का कितना होगा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 50%। आप इसको परसेंट हटा लीजिए, आप क्या कहेंगे 50/100, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2 किसका, ऑन सेल्स, ये तो दिया हुआ है। आपको इसको क्या करना है, कॉस्ट का। तो कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/1, क्या हो जाएगा 1/1। तो इसका परसेंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा 100। तो इसको डिवाइड करोगे 1 से तो 100 ही आएगा, इसका मतलब 100%। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, ए 100% हो जाएगा। ये किसका, आपका
लागत का, कॉस्ट का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी शॉर्ट ट्रिक से सभी क्वेश्चन होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखिए, माल आ रहा था, माल रास्ते में है और वहां पर क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो उसको बोलते हैं। बताइए, आप इसको सेल्स अकाउंट कहेंगे, या फैक्ट्री उपरिव्यय कहेंगे, या ऑफिस उपरिव्यय कहेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन उपरिव्यय कहेंगे। आपका माल आप भेज रहे थे कहीं, आप अपने माल को भेज रहे थे, रास्ते में माल नष्ट हो गया, तो आप इसको ऊपरी व्यय कहेंगे, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, माल भेज रहे थे, तब ये लॉस हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फैक्ट्री मैनेजर गेट्स 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, इफ द प्रॉफिट 2200 देन कमीशन विल बी। तो देखिए, यहाँ पर हमें मैनेजर का कमीशन बताना है, किसका, मैनेजर का कमीशन बताना है। और मैनेजर ने क्या कहा है कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, इसमें से पहले माइनस कीजिए, क्या, मेरा कमीशन माइनस कीजिए, जो बचे उसका उसका मुझे 10% दे दो। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया है उसके लिए, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर आप पहले प्रॉफिट लिखते हैं, आप पहले प्रॉफिट लिखते हैं इनटू रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं, रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं, और अपॉन में लिखा जाता है आपका 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। आपको वही यहाँ पर करना है। ये तब होता है जब कहता है आफ्टर डिडक्टिंग, मेरा कमीशन डिडक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2200 रुपये, इनटू रेट कितनी दी हुई है, 10%, और अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 110। आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 10, और 10 की 10 में मल्टीप्लाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 के 10 में नहीं, देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है इसका कट। ठीक है, 10 नहीं होगा यहाँ पर, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए जीरो से तो जीरो कट हो गई, और 11 से इसको काटेंगे आप, तो 11 टू जा मतलब 20, तो 20 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 200। इसका मतलब जो सही कमीशन होगा मैनेजर का, वो कितना होगा, 200 रुपये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट पेड ऑन द डिबेंचर इज सो। जो आपने इनकम टैक्स डिडक्शन है, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिबेंचर, उसको आप कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड शो करेंगे उसको, लाइबिलिटी साइड शो करेंगे उसको, या आपका आ, देखिए, पहली बात, आप जो ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं किस पर, डिबेंचर पर। तो इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट देने से पहले आप टीडीएस काट लेते हैं, टैक्स डिडक्शन सोर्सेज। तो ये किसका होता है, ये होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आप इसको काटते तो हैं, लेकिन ये आपकी एक जिम्मेदारी होती है, एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना होता है आपको। ठीक है, तो आप जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट पर वो आपका टीडीएस भी काट लेता है, तो टीडीएस क्या होता है, उसके लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पहुंचानी पड़ती है उसको। तो ये कहाँ दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी साइड में दिखा जाएगा, बैलेंस शीट की। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड डिविडेंड पेड इन द मिडल ऑफ द ईयर विल बी सो। देखिए, डिविडेंड पेड किया गया है, और जब साल के बीच में दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियम डिविडेंड बोलते हैं। तो इसको आप कहाँ पर शो करेंगे, ऑप्शन वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, या एसेट साइड बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आप इसको शो करेंगे, किसको, जो डिविडेंड आपने, मतलब इंटीरियम डिविडेंड इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन काउंटिंग है, लेकिन नहीं, बीच में इतनी बातें बता देते हैं कि काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, because we need your support so that we can take class live with you, and your comment, your problem can be solved out at the time we are discussing or we are teaching you। ठीक है, उसी टाइम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे यदि हम लाइव क्लास ले रहे हैं। और लाइव क्लास के लिए आपको पता है टारगेट आपका सब्सक्राइबर का क्या है, तो वो टारगेट हमें पूरा करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।